दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक सवाल लेकर। और आज का हमारा सवाल है, सिंधु से कैसे कट गए हिंदू या सिंधु से कैसे गायब हो गए हिंदू। जी हाँ, पहलगांव हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो लगातार तनाव बना हुआ है और इस तनाव के बीच सबसे ज्यादा अगर चर्चा में कोई है तो वो है सिंधु नदी। सिंधु और उसकी सहायक 6 नदियां चर्चा में है। पूरा ये सिंधु घाटी का जो बेल्ट है वो काफी चर्चा में है। दोस्तों कई मायनों में सिंधु गंगा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है। इतिहास में अगर हम देखें तो सिंधु वो नदी है जिसकी वजह से इस देश को नाम मिला इंडिया। सिंधु से ही इंडिया की पहचान होती है। इंडस नदी उसको ग्रीक या यूनानियों ने कहा और उसके बाद इस पूरे बेल्ट का नाम इंडिया हो गया। और सिंधु से ही हिंदुओं को पहचान मिली, क्योंकि अरब या फारस की तरफ से आने वाले लोग सिंधु को सा का उच्चारण हा करते थे, तो वो सिंधु को हिंदू कहने लगे। और हिंदू के इस तरफ रहने वाले या हिंदू के दोनों तरफ रहने वाले किनारों पर रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। तो एक भौगोलिक पहचान मिली हिंदुओं को, बाद में जो धार्मिक पहचान के रूप में बदल गई। तो इसलिए वे बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की भी पहचान से, इंडिया की भी पहचान से और हिंदुओं की पहचान से भी ये नदी जुड़ी हुई है। इसलिए अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमारा पूरा प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास इस के कारण काफी प्रभावित हुआ है। एक किरदार के तौर पर ये प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में एक किरदार की तरह मौजूद है। अगर हम अब देखेंगे तो इसने सारे राजवंशों के इतिहास को प्रभावित किया है। तो इसमें अगर हम सिंधु नदी के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको काफी पीछे जाना पड़ेगा। काफी मतलब इतना पीछे कि जब से सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको नाम दिया गया है, पूरी एक सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। सिर्फ एक नदी के नाम पर उसकी पहचान हुई, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु घाटी की सभ्यता में के ज्यादातर जो स्पॉट है या जो स्थल है ऐतिहासिक, वो सिंधु नदी के किनारे ही मिलते हैं। और सिंधु नदी के कारण ही ये सभ्यता फूली फली और विकसित हुई। दुनिया की सबसे ज्यादा प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन मानी जाती है। सबसे महान सभ्यता नगरीय सभ्यता पहली, जिसमें एक प्रमाण मिलते हैं कि इंसान कैसे नगरों में बसने लगा और पूरी व्यवस्थित तरीके से रहने लगा। तो ये सिंधु घाटी का महत्व है। तो ये सिंधु नदी का महत्व है। ऐसे यहाँ से भारत को एक पहचान मिलनी शुरू होती है। तो समझ सकते हैं आप इसका महत्व। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पीरियड है या काल है, उसको हम कह सकते हैं ऋग्वेदिक काल, जो सिंधु सभ्यता से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में बार बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का, गंगा का उल्लेख नहीं आया है। सिंधु नदी का उल्लेख 176 बार आया है। ये सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, सरस्वती और सिंधु। सरस्वती को सबसे महान, धार्मिक तौर पर सबसे पवित्र नदी माना गया ऋग्वेद में। लेकिन सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक तौर पर उल्लेख आया है वो है सिंधु नदी और उससे जुड़ा हुआ पूरा प्रदेश, जिसको सप्त सेंधव कहते हैं। सेंधव यानी जल राशि। और सप्त सेंधव की जब बात आती है तो सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियां जिनका उल्लेख होता है, वो पूरा प्रदेश जो है वो सप्त सेंधव प्रदेश कहलाता है। और ये सप्त सेंधव प्रदेश ही आर्यों का, यहीं पर ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। और सबसे ज्यादा सनातन धर्म, जिसको आज हम कहते हैं हिंदू धर्म कहते हैं, सबसे ज्यादा प्राथमिक तौर पर फला फूला जो उसके धार्मिक और आध्यात्मिक विकास हुआ वो इसी क्षेत्र में हुआ, सप्त सेंधव प्रदेश, जिसको हम आज कह रहे हैं सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास, ये 6 नदियां। और सरस्वती को इसमें मिलाया जा सकता है, जो अब विलुप्त हो गई है, जो सबसे पवित्र मानी जाती थी। इसका गुणगान सबसे ज्यादा है ऋग्वेद में, जो अब विलुप्त है, जो राजस्थान, इन्हीं नदियों के हिमालय से निकलकर राजस्थान होते हुए ये प्रयागराज में गंगा और यमुना से मिलती थी। तो ये सप्त सेंधव प्रदेश का आप महत्व समझ सकते हैं। इसी समय जो कह सकते हैं हम स्वर्ण काल था वैदिक धर्म का, या सनातन धर्म या हिंदू धर्म का एक स्वरूप, जो समय के साथ साथ बदलता गया। ये सप्त सेंधव ही प्रदेश। ऋग्वेद काल का जो समय या काल तय किया गया है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, लगभग 500 साल का इतिहास है। और इस पूरे 500 साल में सबसे ज्यादा सभ्यता कहीं फली फूली तो इसी सप्त सेंधव प्रदेश में फली फूली। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु घाटी में विकास हुआ या जो सिंधु घाटी के आसपास का क्षेत्र था, वही आधार रहा भारत का।
क्योंकि ऋग्वेद में की जो सीमा थी वो सिंधु घाटी और उसके लगी हुई नदियां थी। गंगा और यमुना की तरफ अभी तक उसमें कोई उल्लेख मिलता नहीं, तो ऐसा माना जाता है कि गंगा और यमुना की तरफ अभी तक आर्य आए नहीं थे। तो मुख्य वो जो पालना था वो वैदिक सभ्यता का वो ये सब सिंधु प्रदेश ही था। एक और इतिहास का कालखंड है जिसमें सिंधु का खूब उल्लेख होता है, वो सिकंदर और पोरस। जब सिकंदर महान विश्व विजय के लिए निकला और भारत की तरफ आया, तो ये झेलम के किनारे एक राज्य था जिसका राजा था पोरस। आपने सिकंदर और पोरस की खूब कहानी सुनी होगी। तो ये भी सिंधु घाटी के क्षेत्र में था। सिकंदर और पोरस के ये है 323 ईसा पूर्व का ये उल्लेख है। स्पेस की लड़ाई मतलब हिडन स्पेस मतलब झेलम के किनारे ये लड़ाई हुई और सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई उसमें हालांकि उसके परिणाम को लेकर अभी कई चीजें हैं, पर कहा जाता है कि उसमें पोरस हार गए और सिकंदर की विजय हुई। लेकिन उसके बाद जब पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर उससे काफी प्रभावित हुआ और उस राज्य को लौटा दिया। तो तब और उसके बाद सिकंदर लौट गया और उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। तो यहाँ भी सिंधु घाटी का खूब उल्लेख मिलता है। तो राजा पोरस के बहाने भी इस क्षेत्र का खूब उल्लेख आया है। उसके बाद अगर हम ईसा ईसवी सन से बात करें, ईसा पूर्व को छोड़कर, तो यहाँ पर फिर कनिष्क का खूब उल्लेख होता है। कुषाण वंश, शंख और कुषाण इस क्षेत्र में बसे। कनिष्क का कालखंड 127 से 150 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर हालांकि उनको बौद्ध धर्म का भी संरक्षक माना जाता है, तो यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म जो है उसका समान रूप से फिर यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं कि वो काफी विकसित थे यहाँ पर। तो ऐसे हमेशा यहाँ पर एक सनातन या वैदिक धर्म का की सभ्यता फलती फूलती रही। अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण मिलते हैं उसके बाद जब यहाँ पर तनाव सभ्यता बढ़ी और इस्लाम का प्रवेश यहाँ पर होता है, तो इस क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश से नहीं होता है। सिंधु घाटी के नीचे जो हम दक्षिणी भाग में जाए, जब वो अरब सागर में मिलती है, तो वो सिंध का क्षेत्र है जहां पर मैदानी इलाकों में सिंधु बहने लगती है। तो 712 में यहाँ पर 712 ईस्वी से पहले यहाँ पर हिंदू राज्य कायम रहे। खासतौर पर राजा दाहिर जो ब्राह्मण कश्मीरी ब्राह्मण वंश माना जाता है उसका राज था। राजा दाहिर का उल्लेख आज भी काफी मिलता है और चचनामा का उल्लेख सिंध के इतिहास पर लिखी गई किताब चचनामा में उसका उल्लेख मिलता है। यहाँ 712 में मीर कासिम जो अरे अरब से आए और जो अरब आक्रमणकारी माना जाता है वो आया, उसने 712 में आया और राजा दाहिर को हराया और उसके बाद से यहाँ से इस्लामिक राज व्यवस्था की शुरुआत होती। इस्लाम ने भारत में सिंधु नदी के किनारे से ही प्रवेश किया, हम ये कह सकते हैं। और उसके बाद वहां से अंतिम हिंदू शासक माना जाता है दाहिर। उसके बाद मीर कासिम से शुरू होती है वहां से सभ्यता और उसके बाद इस्लामिक राज्य वहां पे शुरू होता है सिंध के क्षेत्र में। तो ये सिंधु घाटी का दक्षिण आखिरी छोर जो इसको कहते हैं मोहाना, जिसमें वो अरब सागर में मिलती है। तो यहाँ से फिर हिंदुओं का हटना यहाँ से शुरू हुआ इस्लामिक राज्य का 712 में। लेकिन ये सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में था। अगर हम ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, तो यहाँ लंबे समय तक हिंदू राज्य बने रहे। और उसके बाद जो राजपूत काल जिसको हम कहते हैं 700 के आसपास जो शुरू होता है, 1100 राजपूत काल हम जिसको बोलते हैं, जिसका 700 के आसपास से शुरू होकर 1200 ईस्वी तक जो आता है, उसमें छोटे छोटे राज्य सिंधु के किनारे बसे रहे। लेकिन सिंध में इस्लामिक राज शुरू हो चुका था, लेकिन वहां भी छोटी छोटी रियासतें हिंदुओं की थी सिंधु के किनारे। अब सबसे महत्वपूर्ण सिंधु के किनारे उल्लेख आता है जिस राजा का जिस वंश का, वो है हिंदू शाही राजवंश। हिंदू शाही राजवंश ने करीब 150 साल तक इस्लामिक आक्रमणों को रोक कर रखा, भारत में प्रवेश नहीं करने दी गया। ये विडंबना है कि 150 साल के उस शासनकाल का ज्यादा उल्लेख भारतीय इतिहास में नहीं होता है जिसने 150 साल तक इस्लामिक आक्रमणों को रोक के रखा। महमूद गजनबी के जब आक्रमण शुरू हुए, जो 17 बार आक्रमण किए उसने 1000 ईस्वी के आसपास, तो राजा जयपाल जो थे हिंदू शाही वंश के राजा, सबसे महत्वपूर्ण राजा जयपाल माने जाते हैं। उनका 17 बार महमूद गजनबी के साथ मुकाबला हुआ और उन्होंने लंबी लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद 1001 में वो उससे पूरी तरह हारे जयपाल, और वो इतने व्यथित हुए उस हार से कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया और अपने बेटे आनंद पाल को राजा बनाया। और आनंद पाल ने भी लगातार मुकाबले जारी रखे, लेकिन उसके बाद ये वंश कमजोर होता गया और 2026 में पूरी तरह ये इस्लामिक कब्जे में आ गया और महमूद गजनबी और फिर उसके बाद गौरी के लिए रास्ते खुल गए। और इस तरह से
सबसे बड़ा हाल वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान जो हिंदू सभ्यता है या वैदिक सभ्यता है उसको हुआ। इसके बाद से कहते हैं कि उसके बाद से कहा जा सकता है कि भारत के द्वार खुल गए सिंधु घाटी। फिर सिंधु नदी के आसपास इस्लामिक सत्ता की स्थापना लगातार होती गई। इस तरह से वहां पर सिंधु से हिंदुओं का कटना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे छोटी रियासतें हालांकि हमेशा बनी रही वहां पर, और आजादी के बाद तक जब हिंदू और जब पाकिस्तान आजादी के बाद तक जब पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की बात हुई तो कई रियासतें वहां भी राजपूतों की तब भी कायम थी। 16 राजपूतों की एक रियासत उमरकोट जिसको कहते हैं, ये वही उमरकोट है जहां अकबर का जन्म हुआ था। तो अच्छी दोस्ताना संबंध रहे और आज भी 16 राजपूत वहां पर शासन करते हैं। पाकिस्तान की राज व्यवस्था में, राजनीति में उनका योगदान है। तो इस तरह से वो अंतिम एक कह सकते हैं चिराग है। लेकिन इस तरह से धीरे धीरे सिंधु नदी से हिंदू कटते गए और आज वहां से नामो निशान नहीं है। और अब बिलावल भुट्टो के जब कहते हैं कि सिंधु नदी में हिंदुओं का खून बहेगा, तो ये बड़ा एक विडंबना है, इसको कह लीजिए, जो हजारों वर्षों तक हिंदू सभ्यता का पालना रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता है या सिंधु घाटी का किनारा, आज वहां से हिंदू पूरी तरह गायब है। और उसका उल्लेख ऐसा हो रहा है कि भारत उसके पानी का रास्ता बंद करने की बात कर रहा है और पूरा फोकस भारत और पाकिस्तान के तनाव का सिंधु नदी पर आ गया है। तो इसका उल्लेख करना जरूरी था। सिंधु का महत्व कितना है भारतीय इतिहास में, अगर शुरू से लेकर आखिरी तक हम देखें तो नदियों के किनारों पर ही हमारी सभ्यता फली फूली। आर्यंस भी आए तो सब सिंधु प्रदेश में बसे, और उसके बाद जो बेस हम जिसको कह सकते हैं वैदिक काल का या सनातन काल का या हिंदू काल का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी उल्लेख मिलता है। लेकिन वो धर्म और जो वैदिक धर्म है, आर्यों का धर्म है, उसका मिश्रण से कहीं ना कहीं सनातन या हिंदू धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है वो वहां से निकल कर आया। तो हम कह सकते हैं सिंधु नदी कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे सिंधु के किनारे से हिंदू लगातार खत्म होते गए और आज पूरी तरह कट चुके हैं। और आज सिंधु नदी का जो उल्लेख हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। सिंधु नदी कई मायनों में गंगा, आज भले ही हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा मानी जाती है, लेकिन गंगा से बहुत पहले सिंधु गंगा से भी ज्यादा पवित्र और आर्थिक और सामाजिक तौर पर बड़ी नदी मानी जाती रही। हालांकि आज उसका इतिहास हम लोग बहुत कम जानते हैं, भारत के लोग, क्योंकि तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में सिंधु का कितना महत्व रहा है, जिसका उल्लेख आज बार बार हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।